हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं तरुणा भारद्वाज ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊंगी अब एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए। जैसा कि आप जानते हैं एसएससी जीडी एग्जाम्स भी जल्दी से आने ही वाला है, तो फटाफट से आप सभी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम तो रिवीजन का टाइम होता है। अभी आप तैयारी कीजिए और आपको राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर हर सब्जेक्ट मिलेंगे जीडी एग्जाम्स के लिए। सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास लेते हैं अखिलेश अवस्थी सर, स्टार्ट हो जाती है आपकी क्लास। और उसके बाद आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीएस के सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे सब्जेक्ट आपको मिलते हैं। तो आपको इधर उधर टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। टेंशन फ्री रहिए और रेगुलर तैयारी कीजिए हमारे साथ राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और आपको यहाँ पर मिलेंगे एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ साथ एक्सपीरियंस वाला कंटेंट, क्योंकि देखिए अब जिस रास्ते पर आपको चलना है पहले वो रास्ता देखना पड़ेगा। उस रास्ते पर क्या क्या है, किस तरह का रास्ता है, कितने मोड़ हैं, कितने घुमाव हैं। तो जब आप जीडी एग्जाम्स के लिए तैयारी करने शुरू कर दी आपने और आपका एम भी बन चुका है, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। और आपको लगेगा इसमें बहुत टाइम, लेकिन हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर, तो हम हर एग्जाम का एनालाइज करते हैं, कैसे एग्जाम आप तक क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन और किस लेवल के। तो सारी चीज़ों का एनालाइज करते हुए आपके लिए यहाँ पर क्लासेस तैयार की जाती हैं। तो चलिए अब करते हैं शुरू। आपके लिए क्वेश्चंस में लेकर आए ज्योग्राफी के, तो जिस तरह के क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ उसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और जो पुराने स्टूडेंट हैं लाइक शेयर तो कर ही देंगे अपने दोस्तों के साथ। चलिए क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए फर्स्ट, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी खारे पानी की झील है। विच अमोंग द फॉलोइंग लेक्स इज अ साल्ट वाटर लेक। डल झील, सांभर झील, वुलर या फिर चिल्का झील। अब देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में बच्चों, दो इनमें से खारे पानी की झील है, सांभर भी और चिल्का भी। चिल्का इसलिए खारा पानी है इसमें क्योंकि इसमें समुद्र का पानी आया हुआ है, और आप तो जानते हैं समुद्र का पानी भी खारा होता है। समुद्र का अगर 1000 ग्राम जल है तो उसमें से 35 ग्राम खनिज लवण होंगे, मिनरल्स होंगे, जिसकी वजह से उसका जल खारा होता है। और चिल्का झील कहाँ पर है? ओडिशा में है। समुद्र का पानी आया हुआ तो खारापन इसका ज्यादा है। लेकिन अब हम बात करें सबसे अधिक खारी झील कौन सी है, तो सबसे अधिक खारापन जो है वो है सांभर झील। कहाँ पर है बच्चों? ये राजस्थान के जयपुर में है। कहाँ पर? पिंक सिटी। जयपुर को हम बोलते हैं पिंक सिटी, तो जयपुर में है सांभर झील, सबसे अधिक खारापन है। और ये जो चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। लेगून झील या इसको हम भारत की सबसे बड़ी अनूप झील भी कहते हैं। अनूप झील या लेगून झील वही झीलें होती हैं जिनमें समुद्र का पानी आया हुआ होता है। क्लियर बच्चों? और अगर वुलर करें तो ये तो भारत की कहाँ पर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया इज वुलर, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। डल झील ये भी आपकी जम्मू कश्मीर में है, चिल्का ओडिशा में है, सांभर आपको पता ही चल चुका है। अब कौन सी झील किस किस स्टेट में है ये भी एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछते हैं, तो कौन सी झील कहाँ पर है तो जरूर याद कर लेना। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर है। भारत की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील या जिसका निर्माण ज्वालामुखी के मुख पर हुआ वो लोनार झील है महाराष्ट्र में। इस तरह से आप याद रखना। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का ओडिशा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे अधिक खारी झील सांभर जयपुर में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील। तो और कौन कौन से राज्य में है, कहाँ कहाँ पर है, किस तरह का उसमें पानी है। भारत में एक मणिपुर स्टेट है, मणिपुर में लोकटक झील है जिसमें तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं। तो झीलों वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, जरूर आप अच्छे से याद कर लेंगे। किसी भी तरह का कोई डाउट है आप 8282827099 इस दिए हुए नंबर पर जरूर कॉल करें। इसी के साथ साथ जितने भी अभी तक हमने एग्जाम्स के लिए राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया है सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप एक साथ रिवाइज भी कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट है,
और इजीली आप वहां पर जाएंगे तो आपको सारी क्लास डे 1 से लेकर जितनी भी क्लासेस पढ़ाई गई सीक्वेंस में सारी क्लासेस दी हुई हैं। और जितनी भी आप प्लेलिस्ट में अगर चेक करेंगे जो 2023 में 2022 में एग्जाम्स हुए एसएससी के, हमारे पढ़ाए हुए हमारे प्लेलिस्ट वाली जो क्लासेस हैं उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस बच्चों आए हैं। इसी उम्मीद के साथ हमने बैच स्टार्ट किया है आपके जीडी एग्जाम्स के लिए और पूरी उम्मीद है कि आपका भी सिलेक्शन होगा। आपको भी यहाँ से आए हुए क्वेश्चंस खूब देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है? विच अमोंग द फॉलोइंग इज इंडियाज लॉन्गेस्ट पेनिसुलर रिवर। देखिए अगर हम बात करें भारत की नदियों को प्यारे बच्चों हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किसके आधार पर? उद्गम स्थान के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पॉइंट। जो नदी हिमालय से निकलती है उसको हमने हिमालय की नदियां या उत्तर भारत की नदियां बोल दिया। जो नदी दक्षिण भारत में निकलती है, सतपुड़ा पर्वत, अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत, नीलगिरी पर्वत, जो भी इन भाग से निकलती है इसको हमने बोल दिया प्रायद्वीपीय नदियां या दक्षिण भारत की नदियां। तो जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनमें सबसे लंबी कौन सी है और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखना भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी जो निकलती है महान हिमालय में, उत्तराखंड राज्य से, उत्तरकाशी जिले के गौमुखी स्थान के गंगोत्री हिमनद से निकलती है और भागीरथी वहां पर एक कहलाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और आप तो जानती हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर बंगाल की खाड़ी में। और जो गंगा नदी का डेल्टा है उसको हमने वर्ल्ड हेरिटेज में मिला लिया क्योंकि सुंदरबन डेल्टा पर सुंदरी वन उगे हुए हैं। सुंदरी वन पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, इसलिए उसको हमने वर्ल्ड हेरिटेज में मिला लिया है। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो वो है आपकी लॉन्गेस्ट रिवर है गोदावरी नदी। कहाँ से निकलती है? ये पश्चिमी घाट पर्वत है। कौन सा पर्वत है बच्चों? ये वेस्टर्न कोस्टल घाट है, ये पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत में स्टेट की हम बात करें तो महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र राज्य में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण भारत की साउथ की लॉन्गेस्ट रिवर है, इसलिए इसको हमने ओल्ड गंगा भी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? ओल्ड गंगा, वृद्ध गंगा। क्या नाम दे दिया? वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी इसी को हम कहते हैं, ओल्ड गंगा या बूढ़ी गंगा। किसको? गोदावरी नदी को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कोई भी एग्जाम हो, नदियों वाला टॉपिक खूब एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद करने का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर याद करेंगे इस टॉपिक को भी। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स? तो इनमें से कौन सा राज्य पेट्रोल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है? तो वो है आपका गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है और यहीं पर गुजरात में और जो रिलायंस है, रिलायंस ने अपनी पहली निजी क्षेत्र की तेल शोधनशाला भी यहाँ पर स्थापित की है। तो जो गुजरात है, एक गुजरात में कांडला बंदरगाह भी है, गुजरात कोस्टल एरिया है जिसकी सबसे लंबी तट रेखा है, गुजरात में ही आपका नर्मदा नदी है गुजरात में, और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग भी विकसित है, ब्लैक सोइल पाई जाती है, कपास का उत्पादन होता है, कॉटन इंडस्ट्रीज हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको खूब देखने को मिलेंगे। जितने भी कोस्टल एरिया है वहीं पर सबसे ज्यादा आपको पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। और कैसी चट्टानों में मिलती है? अवसादी चट्टानों में मिलती है, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाई जाती है। तो याद रखिए सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स आपका गुजरात में। चलिए क्वेश्चन बनता है आपके लिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में उर्वरक की सबसे अधिक मात्रा का उपभोग करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कंज्यूम हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया? तो जो उर्वरक है
फर्टिलाइजर्स हैं, इनका उपयोग हम करते हैं मृदा की, मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। जैविक खाद भी होता है, जैविक खाद अच्छा माना जाता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, और उर्वरक फर्टिलाइजर्स भी प्रयोग किए जाते हैं, रासायनिक खाद भी होते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा जो उर्वरक का उपभोग करता है वो है पंजाब। 5 नदियों का मैदान, पंजाब मैदान, ठीक है। पंजाब मैदान या पंजाब का निर्माण किसने किया था? 5 नदियों ने। कौन सी 5 नदी थी वो? सिंधु, मेन रिवर है आपकी सिंधु। सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, सिंधु की 5 ट्रिब्यूटरी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, इसको हम बोलते हैं पंजाब। इसीलिए तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि किस मैदान का निर्माण सिंधु की 5 सहायक नदियों ने मिलकर किया? तो सिंधु की 5 सहायक नदियों ने पंजाब मैदान का निर्माण किया है। और उपजाऊ है वैसे तो, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो पंजाब राज्य है चावल की खेती करने के लिए अधिक सिंचाई और अधिक उर्वरक का भी प्रयोग करता है। चलिए, तो भाई जो भी नए बच्चे हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन तभी टाइम से रेगुलर मिलेगा जब आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा। और हर क्लास की पीडीएफ लेने के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल, राय स्मार्ट का टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और प्लेलिस्ट का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप होम पेज पर जाइए राय स्मार्ट के, वहां पर आपको प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, शॉर्ट्स वाला ऑप्शन मिलेगा। शॉर्ट्स वाले ऑप्शन में आपको छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा याद करवाए जाते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन। क्लासेस में तो आपको पता ही है आपके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। जिसका भी कोई डाउट है हमारे चैनल पर आइए, अपने डाउट्स लेकर आइए। जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तब भी कोई डाउट्स आते हैं, लेकिन तब आपके पास टीचर्स नहीं होते, तो आप नोटबुक में अपने डाउट्स नोट कर लिया करो और हमारी क्लास में आकर अपने डाउट्स क्लियर किया करो। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो क्लास का या आपके पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। पढ़ने का मतलब वही हर रोज इंप्रूवमेंट हो आपके अंदर। कल जो कमियां थी आप में, आपने वो पढ़ी और वो फिर दूर की। आज फिर आपका जो लर्निंग ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। तो जो आपका सीखने का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जाए, धीरे धीरे बढ़े लेकिन लगातार बढ़े, क्योंकि एक दिन में आप सारा कुछ नहीं पढ़ सकते। अगर आपने पढ़ा भी, सिर्फ फॉर्मेलिटीज होंगी, वो समझ में नहीं आएगा, वो याद नहीं होगा, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, तभी आपका एम आपको प्राप्त हो पाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन है काराकोरम दर्रा किस किस को जोड़ता है? द काराकोरम पास लिंक्स। तो जो दर्रा मीन्स होता है बच्चों रास्ता, पर्वतों को जो काट कर बनाए होते हैं, पर्वतों पर काट कर बनाए हुए रास्ते को हम बोलते हैं दर्रा। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं पास, और तिब्बत की भाषा में इसको हम बोलते हैं ला। ठीक है, तो काराकोरम दर्रा जुड़ता है, जोड़ता है, या किस किस के बीच का रास्ता है? भारत और चीन। भारत का पड़ोसी देश है चीन, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, भारत के उत्तर दिशा में फैला हुआ है। क्वेश्चन है गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और कहां पर गिरती है? बताइए। द गंगा इमर्ज फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड एंड्स। तो गंगोत्री हिमनद है, गंगोत्री क्या है? हिमनद। लेकिन कहां से निकलती है? महान हिमालय। याद रखना आपको ऑप्शन में किस हिमालय से निकलती है? तो महान हिमालय से निकलती है। किस राज्य से निकलती है? उत्तराखंड राज्य से निकलती है। किस जिले से निकलती है? उत्तरकाशी जिले से निकलती है। किस स्थान से निकलती है? गौमुख स्थान से निकलती है। किस हिमनद से निकलती है? गंगोत्री हिमनद, बर्फ से निकलती है। ठीक है, और क्या कहलाती है यहाँ पर? भागीरथी कहलाती है। क्या कहलाते हैं? भागीरथी। और बांग्लादेश में क्या कहलाती है? पद्मा। कब? ब्रह्मपुत्र की एक शाखा जमुना से मिलने के बाद। तो गंगा नदी निकली और कहां पर गिरी? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में वो डिस्चार्ज हो जाती है, बे ऑफ बंगाल में वो गिर जाती है। ठीक है, और ये भारत की कौन सी दिशा? ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेंगे कि गंगा की दिशा बताइए। तो गंगा वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहने वाली नदी है। गंगा नदी पश्चिम से पूर्व की तरफ बहने वाली नदी है, या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। ये इसकी लंबाई की अगर हम बात करें, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 2525 किलोमीटर।
और भारत में इसकी लंबाई की अगर हम बात करें, भारत में लंबाई है 2510 किलोमीटर, क्योंकि 15 किलोमीटर ये बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी फ्लो करती है। कुछ जल इसका पश्चिमी बंगाल से बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, कुछ जल इसका बांग्लादेश में चला जाता है। तो चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है और इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि जो इजी होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, आपको इजी भी पढ़ना है, हार्ड भी पढ़ना है। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस भारतीय राज्य का फैला हुआ है? विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वेस्टलैंड इन इंडिया? तो आप सभी इजीली पहचान लिया होगा आप सबने, राजस्थान। क्यों? क्योंकि राजस्थान में बच्चों थार डेजर्ट फैला हुआ है। राजस्थान में क्या है? थार मरुस्थल। तो अब थार मरुस्थल में वहां पर रेत है, वहां की जो मृदा है वो शुष्क मृदा है, ड्राइएस्ट सोइल है। शुष्क मृदा में अधिक आपको सिंचाई करनी पड़ेगी और यहाँ पर मोटी फसलों का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कौन से अनाज? मोटे अनाज सबसे ज्यादा राजस्थान में ही पैदा किए जाते हैं। अगर हम बात करें मोटे अनाज में सरसों, चना, ज्वार, जीरा, बाजरा, ये सब काउंट होते हैं। भारत में सबसे ज्यादा सरसों, जीरा भी राजस्थान में उत्पादित किए जाते हैं। अब ये मत सोचना कि जीरा और सरसों तो बारीक दिखते हैं, बारीक दाना है। हम मोटे अनाज बच्चों उनको बोलते हैं जिनमें सिंचाई की आवश्यकता कम हो, जिनमें पानी की आवश्यकता कम हो। मोटे अनाज, पतले अनाज का संबंध साइज से, आकार से नहीं है, उसका संबंध है सिंचाई से। तो सरसों, जीरा, बाजरा, ये सब ऐसी फसलें जिनमें पानी की आवश्यकता कम पड़ती है और सबसे ज्यादा ये राजस्थान में होंगी और वहीं पर है सबसे ज्यादा वेस्टलैंड। पूर्वी हिमालय को क्या कहा जाता है? द ईस्टर्न हिमालयास आर ऑल्सो कॉल्ड। तो भारत में जो हिमालय फैला हुआ है वो पश्चिम से लेकर पूर्व में फैला हुआ है 2400 किलोमीटर की लंबाई में। यहाँ से ये पूर्वी डायरेक्शन है, ईस्ट है, और ये वेस्ट है। हिमालय यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो जो पूर्वी हिमालय उसको हम पूर्वांचल की पहाड़ियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल की पहाड़ियां। दून क्या है? दून हम घाटी को बोलते हैं। देहरादून घाटी में बसा हुआ नगर। हरिद्वार, द्वार भी कहते हैं। शिवालिक, शिवालिक पर हिमालय पर्वत का सबसे बाहरी भाग है। तराई क्षेत्र विशाल मैदान का भाग है। तराई क्षेत्र में जहां पर पानी की मात्रा सबसे अधिक होती है, दलदल यहाँ पर हमेशा बनी रहती है, तो तराई क्षेत्र हम बोलते हैं दलदल वाले क्षेत्र को। भाई सभी बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं तो सभी बच्चे कमेंट जरूर करेंगे। हम आपकी चैट बॉक्स, हम आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करेंगे। क्लास कैसी लगी आपको? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? कहीं डाउट है तो वो भी कमेंट में आप बताइए। टेलीग्राम चैनल भी पर भी पूछ सकते हैं, कमेंट में भी आप बता सकते हैं। और आप पर्सनली अगर अपना डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो 8282827099 इस नंबर पर जरूर कॉल करें और अपने डाउट्स क्लियर करें, क्योंकि हमारा टारगेट है आपका सिलेक्शन करवाना। लेकिन जब तक बच्चों आप खुद अपनी कमियों को नोट करके उनको दूर नहीं करोगे और तो फिर कैसे हमारा और आप सबका टारगेट पूरा होगा। और बगैर टीचर्स के आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, आप मेहनत कर सकते हैं, बहुत मेहनत कर सकते हैं, लेकिन टीचर जो है एक मेहनत करने का रास्ता देगा। उस मेहनत करने के रास्ते में जो भी परेशानियां आएंगी, जो भी स्ट्रगल आएंगे, उनको दूर टीचर्स करेगा। तो स्टूडेंट और टीचर का एक आपस में बहुत संबंध है और जब तक आपस में बातचीत नहीं करेंगे तो चीजें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी। और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक चीजें ऑनलाइन है। फिर भी आप हमारा नंबर, हमारा टेलीग्राम चैनल, अब यहाँ क्लास में भी, लाइव क्लास में यही तो फायदा है भाई। लाइव क्लास लो, रिकॉर्डेड क्लास लो, उसमें यही तो फायदा होता है कि आप अपने चैट बॉक्स में अपनी चीजें पूछ सकें, घर बैठे इजीली तैयारी कर सकें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खदान में कोकिंग कोयले की गुणवत्ता सबसे अच्छी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइंस हैज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोकिंग कोयल? तो सबसे अच्छी जो कोकिंग कोयल है वो है आपका झरिया, झारखंड में। यह है कोयले की खान का नाम। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? द हाईएस्ट पिक इन अरावली रेंज इज। तो जो पर्वत होते हैं उनकी चोटियां होती हैं, जो पठार होते हैं, जो प्लेट्यूज होते हैं, उनकी चोटियां नहीं होती हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें अब अरावली पर्वत के बारे में, तो अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। कैसा पर्वत है? विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत, सबसे प्राचीन पर्वत। ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड इज अरावली। कहां पर है ये? दिल्ली में फैला हुआ है। दिल्ली के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान,
और गुजरात तक ये फैला हुआ है, लेकिन सबसे लंबा और सबसे ऊंचा ये राजस्थान में है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये भी राजस्थान में स्थित है और राजस्थान के सिरोही जिले में, राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है आपकी गुरु शिखर। और अरावली पर्वत देखिए, एक तो फेमस इसलिए हुआ क्योंकि पूरे विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है, ओल्डेस्ट माउंटेन है। दूसरा ये इसलिए फेमस हुआ क्योंकि यहाँ जो अरावली पर्वत है उसमें मकराना मार्बल निकाला जाता है। कौन सा मार्बल? वर्ल्ड फेमस है मकराना मार्बल। तो वर्ल्ड फेमस मकराना मार्बल फाउंड्स इन अरावली इन राजस्थान। दोदा बेटा नीलगिरी की ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत की ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की ऊंची चोटी है और पश्चिमी घाट पर्वत की भी। पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन, जिस पर विवाद है, और जिस पर विवाद नहीं है वो है कंचनजंगा। और दक्षिण भारत की ऊंची चोटी है बच्चों अनाईमुड़ी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, पश्चिमी घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था कब, किस ईयर में? द वेस्टर्न घाट्स वाज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो पश्चिमी घाट देख लीजिए कहाँ पर है। ये एक पर्वत है जो दक्षिण भारत का सबसे लंबा और ऊंचा पर्वत है। यह है वेस्टर्न कोस्टल घाट और यहाँ पर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता पाई जाती है। और इसको हमने भारत का हॉट स्पॉट भी शामिल, हॉट स्पॉट वाली लिस्ट में भी, उष्ण स्थल की लिस्ट में भी इसको शामिल किया है। उष्ण स्थल, हॉट स्पॉट हम एक ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं जिसमें जीव जंतु की, पेड़ पौधों की बहुत सारी विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं जो किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं पाई जाती। उस वाले हम एरिया को बोल देंगे हॉट स्पॉट। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी प्रजातियां हैं, बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता के लिए फेमस है। इसलिए वर्ल्ड हेरिटेज में यूनेस्को ने क्या कर लिया, इसको वर्ल्ड हेरिटेज में मिला लिया। कब मिला लिया? 2012 में मिला लिया। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कई बार खूब पूछते हैं कि दक्षिण भारत के किस स्थान पर सबसे ज्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं या बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज तो बदलेगी, ऑप्शन तो बदलेंगे, लेकिन अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है, टॉपिक क्लियर है, तो फिर उस कंसेप्ट, उस टॉपिक से किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, किन्हीं भी ऑप्शन के साथ आ जाए, आप इजीली कर लेंगे। तो आप समझ के पढ़े, रट के नहीं। रटोगे भूल जाओगे, रटोगे भूल जाओगे। रटी हुई चीजें याद नहीं रहती, समझी हुई चीजें हमेशा याद रहती हैं। तो राइस स्मार्ट पर आपको समझना है, याद करना है और इसी बार सिलेक्शन लेना है। ये खुद से वादा आपको करना है और हमेशा लगातार क्लास भी लेनी है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए बच्चों, लक्षद्वीप समूह कहां पर स्थित है? द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन। तो जो द्वीप मिलेंगे, आइलैंड्स मिलेंगे, वेरी सिंपल, वो जल में ही मिलेंगे। अब जल कहां पर है? ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है। भारत में जो द्वीप है बच्चों वो बड़े द्वीप समूह हैं, एक दो द्वीप नहीं है। ज्यादातर भारत में जो द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। अब लक्षद्वीप एक द्वीप नहीं है, इसमें लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। कितने द्वीप है बच्चों? 36 आइलैंड्स का ग्रुप है लक्षद्वीप। और कहां पर है ये? अरब सागर में स्थित है। अब अरब सागर में जितने भी ये 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप समूह में, ये किसके द्वारा बने हुए हैं? समुद्र के अंदर रहता है एक प्रवाल जीव जिसको हम बोलते हैं मूंगा या जिसको हम बोलते हैं कोरल। तो ये इसके द्वारा बने हुए हैं, कोरल जीव। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अरब सागर की द्वीपों का निर्माण किसके द्वारा हुआ, या कौन से द्वीप प्रवाल, मूंगा या कोरल के द्वारा हुआ है। तो अरब सागर के जो द्वीप हैं 36, सभी का निर्माण हुआ है प्रवाल, मूंगा या कोरल के द्वारा। बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप समूह है उसको हम बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, एक द्वीप नहीं बहुत सारे द्वीपों का समूह है। चलिए, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा युग्म 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड्स डज 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स? तो भाई इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पूरा इंटरेस्ट भी आ रहा है और आप रेगुलर राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर रहेंगे, इसी बार सिलेक्शन करेंगे। मेरी पूरी उम्मीद है आप सबसे, और आपके पेरेंट्स को भी आपसे ही उम्मीद है। आप खुद से भी उम्मीद कीजिए, और सिर्फ उम्मीद नहीं, मेहनत कीजिए और आप कर सकते हैं। आप हमारे देश के युवा हैं, यंग
युवा सबसे ज्यादा भारत में पाए जाते हैं। आपको पता है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो यूथ है, युवा है, वो भारत में ही है। चीन में पॉपुलेशन है लेकिन भारत में सबसे ज्यादा युवा है। बाकी जितनी भी कंट्री में वृद्धावस्था, ऑल स्टेज की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। तो आप यंग हैं, और यंग आपको पता है जिस भी घर में, जिस भी देश में युवा रहते हैं उनका जो क्रांति है, एक औद्योगिक क्रांति मान लीजिए आप, तकनीकी क्रांति मान लीजिए, एक सरकारी नौकरी की क्रांति मान लीजिए, तो हर घर सरकारी नौकरी की क्रांति भी भारत में ही आने वाली है। तो खूब सारी वैकेंसियाँ हैं, खूब सारे नोटिफिकेशन हैं, और आप पूरी मेहनत कीजिए। हम पूरी तरह से आपके साथ हैं और पूरी ईमानदारी से आपके साथ हैं। लेकिन बच्चों आपको भी अपने लिए ईमानदार रहना पड़ेगा और ईमानदार रहकर रेगुलर पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो सभी बच्चे आंसर जरूर किया करें। 10 डिग्री चैनल अलग करता है बच्चों अंडमान और निकोबार को। तो सारे क्वेश्चन आपको याद भी करने हैं। जो याद है अच्छी बात है, जो याद नहीं है उनको याद करने हैं। किस क्षेत्र में ठोस बाढ़ बेसाल्ट की कई परतें पाई जाती हैं? विच रीजन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ सॉलिडिफिकेशन फ्लड बेसाल्ट? अब ये क्या, देखिए यहाँ पर क्या है, ये दक्कन पठार। दक्कन पठार का निर्माण हुआ था बच्चों ज्वालामुखी के द्वारा। किसके द्वारा? ज्वालामुखी के द्वारा। अब भी ज्वालामुखी के, जब भी ज्वालामुखी के द्वारा किसी भी क्षेत्र का निर्माण होगा तो वहां पर बेसाल्ट चट्टानें निकलती है। ज्वालामुखी से बहुत सारी पृथ्वी के अंदर से बहुत सारी चीजें निकलती हैं ज्वालामुखी से, और जब ज्वालामुखी का मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर ठंडा होकर ठोस रूप में जम जाता है वो होता है बेसाल्ट। तो कहाँ पर सबसे ज्यादा मिलेंगी बेसाल्ट चट्टाना? ये दक्कन ट्रैप पर मिलेंगी। कहाँ पर? महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्र में। ये हिस्सा ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है दक्कन पठार। कश्मीर घाटी, कश्मीर में ही आपका शिवालिक श्रेणी, और तीस्ता तो ये नदी का नाम है। शिवालिक आउटर हिमालय, बाह्य हिमालय को हम बोलते हैं, हिमालय का दक्षिणी भाग को बोलते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार के पर्वतों के अंतर्गत आती है? हिमालयन माउंटेन रेंज फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ माउंटेन्स? तो इसका मतलब क्या? देखिए जो हमारी पृथ्वी पर पर्वत हैं, नदियां हैं, सभी की उत्पत्ति हुई, आप सबकी उत्पत्ति हुई, हम सबकी उत्पत्ति हुई। तो पृथ्वी पर नई नई चीजों की उत्पत्ति होती रहती है और विनाश भी होता रहता है। पृथ्वी पर निर्माण और विनाश की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। तो पृथ्वी पर जो पर्वत है उनकी उत्पत्ति अलग अलग तरह से हुई है। कोई ज्वालामुखी पर्वत है तो कोई फोल्डेड माउंटेन है, कोई यंग है तो कोई अवशिष्ट है, कोई गुम्बदाकार है तो कोई पर्वत पद्य है। तो बच्चों जो पर्वत है उनकी उत्पत्ति के आधार पर उनकी अलग अलग अवस्थाएं हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हिमालय पर्वत वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? फोल्डेड माउंटेन है, इसको हम यंग माउंटेन भी कहते हैं और इसको हम युवा पर्वत भी कहते हैं, यंग माउंटेन भी इसको हम कहते हैं। क्योंकि जहां पर आज हिमालय पर्वत है वहां पहले टेथिस नाम का एक सागर था। क्या था वहां पर? टेथिस नाम का एक सागर था। टेथिस नाम के सागर में नदियों ने अपना मलबा जमा किया। क्या जमा किया? एलुवियम डिपॉजिट किया। इसके बाद यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट मतलब कि चट्टाने एक दूसरे की तरफ खिसकी और जो मलबा था उसमें वलन पड़े। उसमें क्या पड़े? फोल्ड पड़े। क्या पड़े? वलन, मोड़ पड़े, फोल्ड पड़े। मतलब जो मलबा था, कंकर पत्थर थे, उसमें वो उबड़ खाबड़ हुआ, कुछ भाग ऊपर कुछ भाग नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो चट्टानों में वलन पड़ गए, मोड़ पड़ गए। अब जो वलन का ऊपर उठा भाग है वो पर्वत, नीचे धसा भाग कहीं पर घाटी तो कहीं पर वो झील में बदला। तो इसलिए हमने हिमालय को क्या बोल दिया? यंग फोल्डेड माउंटेन या न्यू फोल्डेड माउंटेन। हिमालय को नवीन मोड़दार पर्वत, नवीन वलित पर्वत या युवा पर्वत भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये विश्व में नया पर्वत है और इसकी उत्पत्ति चट्टानों के जब एक दूसरे की तरफ खिसकी तो वो मोड़ के पड़ने से हुई, फोल्ड के पड़ने से हुई। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आप सबको याद ही होगी, माउंट एवरेस्ट, जो कहां पर है? वो नेपाल में है। क्वेश्चन है, पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत को जोड़ने वाली पहाड़ियां कौन सी हैं? द हिल्स दैट कनेक्ट्स द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स। तो ये हमारा दक्षिणी भारत है, यही है पश्चिमी घाट पर्वत और ये है पूर्वी घाट पर्वत। दक्षिण पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत दक्षिण में जाकर आपस में मिल जाते हैं और इनको हम बोलते हैं नीलगिरी पर्वत के नाम से। नीलगिरी पर्वत को हम नीले पर्वत भी कहते हैं, ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी है बच्चों दोदा बेटा। दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ये पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत का मिलन स्थल है। जावाडी पहाड़ियां, ये आपका
पूर्वी घाट पर्वत की चोटी है। अरावली पर्वत पूरे विश्व का सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है। क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है और अभी भी तेल का उत्पादन कर रहा है? इज द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया एंड स्टिल प्रोडक्शन ऑयल। तो ऐसा है आपका डिगबोई। डिगबोई भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। ये कहाँ पर है? ये असम में है और अभी भी तेल का उत्पादन कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। असम में ही भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन भी होता है। ये भी खूब एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इज। तो अभी आपको बताया था दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। कौन सी? अनाईमुड़ी। ये किसकी ऊंची चोटी है? ये अभी जो आपने पढ़ा था पश्चिमी घाट पर्वत, जो दक्षिण भारत का सबसे लंबा भी है और सबसे ऊंचा भी है। ये इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। ये गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर। तो अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट पर्वत की ही ऊंची चोटी है और अनाईमुड़ी ही पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत, पेनिसुलर इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि जो दक्षिण भारत है प्यारे बच्चों, ये अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, ये हिंद महासागर। भारत का ये हिस्सा तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। तो कोई भी स्थलखंड जब तीन तरफ से स्थलखंड जल से घिरा होगा तो उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। तो ये प्रायद्वीप है। दोदा बेटा नीलगिरी की ऊंची चोटी, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत की ऊंची चोटी, माउंट आबू अरावली पर्वत का भाग उसमें आपका राजस्थान में, यहीं पर है गुरु शिखर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं अरावली की ऊंची चोटी गुरु शिखर आबू पर्वत पर, वहां पर इसका नाम आबू पर्वत है। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? द बेतवा रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, उनमें छोटी छोटी नदियां आकर मिल जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज या फिर सहायक नदी। तो बेतवा नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है यमुना, सोन सहायक नदी है गंगा की, चंबल सहायक नदी है यमुना की, और बेतवा सहायक नदी है ये आपकी यमुना नदी की। यमुना नदी जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और पूरे भारत में सबसे लंबी सहायक नदी भी यमुना ही है। चलिए क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की मुख्य भूमि तटरेखा सबसे लंबी है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन? तो आप तो जानते हैं भारत के 9 राज्य हैं। भारत के कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं जो तटीय रेखा वाले हैं, जो समुद्र के साथ लगे हुए हैं। इनमें से जो गुजरात है वो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है और यहाँ पर छोटा सा गोवा है। गोवा सबसे स्मॉलेस्ट है और यहाँ पर गुजरात सबसे लंबा। गुजरात लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन स्टेट, गोवा आपका स्मॉलेस्ट कोस्टलाइन स्टेट। महाराष्ट्र ओडिशा नहीं है, यहाँ पर महाराष्ट्र पड़ेगा, यहाँ पर ओडिशा। तो ये वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा, सॉरी महाराष्ट्र इधर है आपका। तो भारत के 9 तटीय राज्य हैं जिनमें सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। तो भाई सभी को समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहता है, ताकि हमें उसी से पता चलता है कि हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है तो भी बताइए, और समझ में आपको नहीं आ रहा है तो अपने डाउट पूछिए। और किसी भी तरह कंफ्यूजन है तो हमारी प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइए। प्लेलिस्ट में भी सारी क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएंगी। कुछ बच्चे देख नहीं पाते हैं, क्लास छूट जाती है, फिर वो बाद में आके ढूंढते हैं, तो आपको सर्च करने की, ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइए। हर एग्जाम की सब्जेक्ट वाइज अलग प्लेलिस्ट बन जाती हैं, आप आराम से बैठ के एक साथ पढ़ लीजिए। तो चलो, आपको करना है इसी बार एग्जाम क्लियर, इसीलिए रहना है राइस स्मार्ट पर रेगुलर। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व वाज फर्स्ट स्टेबलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो ऐसा है आपका नीलगिरी। 1986 में पहला भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी। वही नीलगिरी पर्वत भी है, उसी पर है, यहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। क्वेश्चन, कौन सा विदेशी देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे नजदीक है? विच फॉरेन कंट्रीज इज क्लोजेस्ट टू द अंडमान आइलैंड्स? तो आप जानते हैं भारत के 7 स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी हैं और 2 भारत की जलीय सीमा वाले पड़ोसी हैं। इनमें से अगर हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास कौन पड़ेगा? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास पड़ेगा आपका म्यांमार।
श्रीलंका साउथ में पड़ेगा, पाकिस्तान नॉर्थ में है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में है उधर पड़ेगा आपका म्यांमार। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? तो अहमदाबाद को आप कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। अहमदाबाद कहाँ पर है बताइए, कमेंट्स में बताइए सभी, अहमदाबाद कहाँ पर है? क्या आप जानते हैं अहमदाबाद कहाँ पर है? जो भी आप प्लेस देखिए, भारत का मैप और वर्ल्ड मैप की आपको पता है कौन सा देश कहाँ पर है, कौन से बड़े शहर कहाँ पर है, कौन से माउंटेन्स कहाँ पर हैं, कौन सी रिवर्स कहाँ पर है, कौन से स्टेट भारत के किस लोकेशन पर है, ये आपको अच्छे से याद करना है। क्योंकि अगर आपने भारत का मैप और वर्ल्ड मैप अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लिया तो इसका मतलब आपकी 50% ज्योग्राफी हो चुकी है तैयार। तो बताइए कमेंट करके, अभी कमेंट करें, मैं आपके कमेंट जरूर देखूंगी। अहमदाबाद कहाँ पर है? चलिए, किस राज्य में है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल से निकलती है और गंगा में गिरती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट इन नेपाल एंड फ्लो इनटू द गंगा? तो भाई ऐसी नदी है हमारी कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है और गंगा में आकर ये मिल जाती है। ये गंगा नदी और ये कोसी नदी गंगा में आके मिलती है। कोसी नदी को हम बोलते हैं बिहार का शोक। क्या हम बोलते हैं? बिहार का शोक, क्योंकि ये क्रमहीन नदी है, इसका जो रास्ता है घूमने का वो निश्चित नहीं है और कई बार इसको हम बोलते हैं क्रमहीन नदी। बिहार का शोक, सौरव बिहार कहा जाता है किसको? कोसी नदी को, क्योंकि बिहार में बाढ़ लेकर आती है। पश्चिमी बंगाल का शोक किस नदी को हम बोलते हैं? दामोदर नदी को, क्योंकि वेस्ट बंगाल में दामोदर नदी वहां पर खूब सारा बाढ़ लेकर आती है और वहीं पर जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं इस वेस्ट बंगाल ओडिशा वाले राज्यों में। तो जितना भी फैक्ट्रियों से इंडस्ट्रीज से गंदा पानी निकलता है वो दामोदर नदी में छोड़ा जाता है। इसीलिए दामोदर नदी को हम बोलते हैं जैविक मरुस्थल, बायोलॉजिकल डेजर्ट। चलिए क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। ये तीनों सिंधु की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत से पाकिस्तान तक बहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान? तो घाघरा, बेतवा, ताप्ती तो नहीं है। ताप्ती एक अपनी अलग नदी है, बेतवा यमुना की सहायक नदी, घाघरा गंगा की सहायक नदी। लेकिन इनमें से जो सतलज नदी है ये कहाँ से तिब्बत पठार से निकलती है। ये सिंधु की सहायक नदी है और सिंधु नदी तो आप जानते हैं चाइना से निकलकर भारत में बहने के बाद, चाइना से निकलेगी भारत में बहेगी और पाकिस्तान में बहने के बाद अरब सागर में गिरती है। तो सतलज नदी सिंधु की सहायक नदी, चाइना, भारत और पाकिस्तान तक भी ये चली जाती है, सिंधु की सहायक नदी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? तो भारत की ऊंची चोटी बताइए फटाफट कौन सी है? बताया भी था इसी क्लास में आपको, क्या आप याद रखते हैं? देखिए अभी आज की क्लास में अभी आपको बताया था भारत की ऊंची चोटी कौन सी है और भारत की विवादित ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की ऐसी चोटी जिस पर कोई विवाद नहीं है। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी कौन सी है ये मुझे अभी बताइए, आज की क्लास में आपने पढ़ा भी है। खुद देखिए जो आपने पढ़ा है अभी वो आपको याद है या नहीं है ना? तो कहाँ आपका मतलब कितना आप याद कर पा रहे हो, कितनी आपको याद करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, तो खुद एक बार टेस्ट लीजिए अपना। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है उनकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी सैडल पीक। सैडल पीक अंडमान निकोबार समूह की सबसे ऊंची चोटी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूरी तरह से हिमालय में स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट लाई कंप्लीटली इन द हिमालय? वेरी सिंपल, पंजाब मैदान। पंजाब मैदान का निर्माण सिंधु की 5 सहायक नदियों ने किया, मतलब पंजाब में विशाल मैदान है, तो वो पूरी तरह से हिमालय पर्वत तो नहीं है। अरुणाचल में हिमालय पर्वत फैला हुआ है, उत्तराखंड में भी और सिक्किम में भी, लेकिन पंजाब में पंजाब मैदान है, ये पूरी तरह से नहीं है। हाँ थोड़ा शिवालिक फैला हुआ है, ऐसा नहीं है। पंजाब में बच्चों हिमालय पर्वत का भी भाग है, लेकिन विशाल मैदान भी है, वहां पर विशाल मैदान का पार्ट भी है, पंजाब मैदान वाला हिस्सा। तो ये थी आपकी आज की क्लास। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको समझ में आई है, आप सबने बहुत अच्छा पढ़ा है
और अच्छे से आप लगातार इसी तरह से पढ़ेंगे राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। सुबह के 8 बजे से रात के 11-12 बजे तक आप लगातार पढ़ेंगे। अगर आपकी कोई क्लास छूट भी जाती है तो आप प्लेलिस्ट में आप रिवाइज कर लेंगे और कुछ बच्चे रिकॉर्डेड क्लास भी देख लेंगे। तो भाई अपने सभी दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज में, क्लासमेट, फेसबुक में, हर जगह फैला दीजिए राइस स्मार्ट की का लिंक, क्योंकि जब सभी बच्चे एक साथ होंगे, एक ही प्लेटफॉर्म पर होंगे, तो आपको भी क्लासरूम वाली फीलिंग्स आएंगी, आपका भी कंपटीशन बढ़ेगा और आपको जितनी भी हेजिटेशन है, जितनी भी गलतियां हैं, वो यही क्लास में हो जाएंगी। जब आप क्लासरूम में जाएंगे एग्जाम देने, अपना एग्जाम का टाइम आएगा तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आता है बच्चों केवल प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो खूब प्रैक्टिस कीजिए राइस स्मार्ट के साथ। आपको कभी भी आओगे राइस स्मार्ट पर आपको क्लास चलती हुई मिलेगी। और आपसे यही रिक्वेस्ट है, पढ़ें, खूब मेहनत करें, जीवन में आगे बढ़ें। ये टाइम आपकी स्ट्रगल का है, ये टाइम आपकी पढ़ाई का है। इसी टाइम पर आपका पूरी लाइफ डिपेंड करेगी। इसी टाइम को आप यूटिलाइज करें अच्छे से, बिल्कुल भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कुछ होते हैं, दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं जो मिसगाइड भी करते हैं, पड़ोसी भी होते हैं, रिलेटिव भी होते हैं, तो मिसगाइड होने की जरूरत नहीं है। अपने सपनों पर, अपने पेरेंट्स के सपनों पर और राइस स्मार्ट के सपनों पर ध्यान दीजिए। हम पूरी तरह से आपके सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम। लेकिन बच्चों आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, हमारी मेहनत आपकी मेहनत के बिना अधूरी है। तो चलिए करिए एक नई शुरुआत, अपने जीवन को साकार करेंगे पूरी ईमानदारी से और जो जीवन है और उसका अच्छा आनंद भी प्राप्त करेंगे। लेकिन जो एक ये सिलेक्शन वाला पॉइंट है इसको जल्दी से पूरा कर लीजिए, क्योंकि एक छोटी सी लाइफ है, इसी में आपको सारी चीज़ें करनी है। सिलेक्शन लेना है, पढ़ना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, सारा काम ही इसी लाइफ में करना है। तो भाई फटाफट से आप क्या करेंगे, पढ़ना शुरू कर दो पूरी ईमानदारी से। और हाँ, अभी PDF लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन जरूर कर लें ताकि आपको हर क्लास का PDF मिल जाए और वहाँ पर अपने डाउट्स भी पूछ सकें, क्लास का नोटिफिकेशन भी मिल जाए, टेस्ट वगैरह बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आपको वहाँ पर मिल जाए। तो कनेक्ट रहिए टीचर्स के साथ, राइस स्मार्ट के साथ। आपके अच्छे भविष्य की हम करते हैं कामनाएं और दुआएं, और आपके अच्छे भविष्य के लिए हम लगातार आपके लिए क्लासेस इसी तरह से लेकर आते रहेंगे। पढ़ें, खूब पढ़ें और जीवन में आगे बढ़ें। थैंक यू बच्चों एंड गुड लक।